Hello friends, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of August 2020. 29th अगस्त मतलब कि जो ध्यानचंद जी थे उनका आज बर्थ एनिवर्सरी भी है। स्पोर्ट्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। टुडे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, 29 अगस्त है। अब आज हम पहले देखते हैं क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वन है जरावा, सेकंड इज मसाईज, थर्ड इज शॉम्पेन्स, फोर्थ इज ग्रेट निकोबारीज। आपको सेलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट कोड। फर्स्ट क्या था? जरावा, सेकंड मसाईज, थर्ड शॉम्पेन्स, फोर्थ ग्रेट निकोबारीज। ऑप्शंस आर A 3 only, B 1 and 3 only, C 1, 3 and 4 only, या D 1, 2, 3 and 4 only. This is question number 1. Question number 2 is the Atal Tunnel recently in news is located. Atal Tunnel इनमें से कहाँ located है? Options are A जम्मू कश्मीर, B मणिपुर, C हिमाचल प्रदेश, या D none of the above. This is question number 2. Question number 3 is, consider the following statements with respect to Bureau of Police Research and Development. Bureau of Police Research and Development के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? सो नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज थ्री क्वेश्चन। इनके आंसर्स मैं भी लगातार बता देता हूँ आपको। आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए जिनको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज लेट मी टेल यू द आंसर्स। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन कौन से पीवीटीजीज हैं, तो जरावा तो है, मसाईज ईस्ट अफ्रीका की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इंडिया की नहीं है। मसाईज जो है वो ईस्ट अफ्रीका की ट्राइबल कम्युनिटी है। सो सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकता। और थर्ड शॉम्पेन्स है, बिल्कुल है, दे आर द पीवीटीजीज। एंड ग्रेट निकोबारीज, ये क्वेश्चन देने का मतलब यही था कि ग्रेट निकोबारीज भी एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये पीवीटीजी नहीं है, याद रखिए। इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली, बी इसका आंसर होगा जरावा एंड शोम्पेन। 5 कम्युनिटीज है, कल मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। आई टॉट यू यस्टरडे दैट 5 कम्युनिटीज आर देयर। 5 कम्युनिटीज हैं जो कि पीवीटीज है। उसमें ओंजेस था, देन आपका जरावा था, ग्रेट अंडमानीज था, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब था, ओंजेज, जरावा एंड सेंटिनलीज था। ओके, एंड ये जो आज मैंने ऑप्शन पे दिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये 5 कम्युनिटी से ग्रेट निकोबारीज एक कम्युनिटी जरूर है, लेकिन वो वहाँ की पीवीटीजी नहीं है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अटल टनल इज रिसेंटली लोकेटेड वेयर। अटल टनल न्यूज में था कहाँ लोकेटेड है? आंसर इसका होगा हिमाचल प्रदेश। अटल टनल को रोहतांग में है, ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट है, 9 किलोमीटर आई थिंक लंबी है। एक बार और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों फेमस है अटल टनल, वो मुझे बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या ये सही है? ये गलत स्टेटमेंट है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है 1970 में बना था, लेकिन वो रिजोल्यूशन से बना था, ना कि किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही नहीं था। द करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली, 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। एंड वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एज वेल, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज है, स्टेट्स कैन अप्लाई टू यूजीसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम डेडलाइंस। अब देखो, रिसेंटली 6 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आता है यूजीसी के द्वारा, और उस नोटिफिकेशन में यूजीसी ये बोलता है कि कोई स्टेट्स जो हैं वो यूजीसी के अलावा कोई और डेट में एग्जाम नहीं ले सकते। मतलब कि अगर यूजीसी ने कह दिया कि सितंबर 30 तक आपको एग्जाम लेना है, मतलब आपको सितंबर 30 तक लेना पड़ेगा एग्जामिनेशन, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसी के ऊपर पिटीशन गए थे काफ़ी ज़्यादा, और पिटीशन में 2-3 चीज़ें गई थी। पहली चीज़ गई थी कि क्या स्टेट है उनके पास ये पावर है कि वो यूजीसी की डेट को आगे कर सकें। दूसरी चीज़, क्या उनके पास पावर है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स ना लें वो। जैसे कुछ स्टेट्स ये भी कह रहे थे कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के नहीं लिए थे कुछ जगहों पे, लेकिन फाइनल ईयर के लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसके ऊपर भी देखना था। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसमें कहा है स्टेट्स आर एम्पावर्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू ओवरराइड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सिंपल सी बात यह है कि ये देखो, जजमेंट का पहला पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्टेट्स आर
empowered under the Disaster Management Act to override the UGC, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ्स अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो अगर ह्यूमन लाइफ्स की प्रोटेक्शन की बात करें तो ह्यूमन लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट्स हैं वो यूजीसी के डायरेक्टिव को ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है सेविंग लाइव्स इज पैरामाउंट। देखो लिखा नीचे लिखा है ना, इन केस ऑफ अ डिजास्टर द प्रायोरिटी ऑफ ऑल द अथॉरिटीज अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज टू इमीडिएटली कॉम्बैट द डिजास्टर एंड कंटेन इट टू सेव ह्यूमन लाइफ। जो मेन एम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत वो ये है कि आप ह्यूमन लाइफ को सेव करें, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए दैट इज द पैरामाउंट थिंग। एंड अगर आप इसमें यूजीसी का डायरेक्टिव को एक्सीड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा the powers of the state under the disaster management act do not extend to promote students on the sole basis of their internal assessment without taking examination। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स जो हैं वो बच्चों को प्रमोट कर दे विदाउट टेकिंग द एग्जामिनेशन, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। केवल इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में फिर वो बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने क्लियर कट कहा है। तो अगर मैं जजमेंट रीड करूं तो जजमेंट एग्जैक्टली इन वर्ड्स के साथ दिया गया था, व्हेन द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी and state government take a decision that for mitigation or prevention of a disaster it is not possible to hold physical examination in the state, the decision is within the four corners of disaster management act। मतलब अगर आप ये बोलो कि ठीक है अभी एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो वो आपके अंदर है। However, the decision that students should be promoted without appearing in the final year examination, that is not in the domain of the act। लेकिन अगर वो ये बोले कि बच्चों को बिना फाइनल ईयर का एग्जाम दिए प्रमोट किया जाए, so that is not in the domain of the disaster management act। This is clear cut। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप 30 सितंबर तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते हो जैसा कि यूजीसी ने कहा है, तो आप उनको एप्लीकेशन दे दो एंड यूजीसी जो है वो नियरेस्ट डेट जो है वो आपको अलॉट कर देगी। सेकेंड जो न्यूज है, रियलिज्म शुड शेप इंडिया चाइनाज पॉलिसी। ये जयशंकर जो हमारे इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी एक नई किताब आई है, उसका नाम है द इंडिया वे। दिस इज द नेम ऑफ द बुक। याद रखिएगा, इस न्यूज आइटम में ये फैक्ट आपको बताना जरूरी था, सो आई टोल्ड यू दैट द इंडिया वे इज अ बुक बाय एस जयशंकर जी। अगली जो न्यूज है वो है पुलिस पब्लिक ऑर्डर सेंट्रल कार्डर अंडर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पुलिस पब्लिक ऑर्डर सेंट्रल कार्डर दे विल बी अंडर द जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए नए रूल्स। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द न्यू रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए रूल्स निकाल दिए गए हैं। इनमें क्या स्पेसिफाई किया गया है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहेगा उसके अंतर्गत पुलिस रहेगा, पब्लिक ऑर्डर रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन। याद रखिए क्या चीजें रहेगी, पुलिस रहेगा, पब्लिक ऑर्डर रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज रहेगी, एंटी करप्शन। ऑल दीज थिंग्स विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल के अंतर्गत ही रहेगी सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें बाकी चीजें जो वहां पे चीफ मिनिस्टर या उनके हाथ में रहेगी वो क्या चीजें रहेंगी, दे विल बी द लैंड एंड ऑर्डर, टैक्सेशन अगर आपको कोई करना है, ओके, टैक्स के बारे में अगर आपको करना है, लैंड एंड ऑर्डर, प्रॉपर्टी, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स, एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी है। न्यू टैक्स इम्पोज करना है, ठीक है ना। नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के बारे में अगर आपको करवाना है तो ये सारी लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रांटिंग प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपके स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये मैटर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये इन सब मैटर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर का सेफ फाइनल होगा। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट आता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो डिसीजन रहेगा उसको फाइनल लिया जाएगा। किन मैटर्स में, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड एंटी करप्शन, एंड योर लास्ट वाज ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दीज विल बी अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, नेशनल वेलबींग एंड द काउंट्स दैट मैटर। यहाँ पे जो आर्टिकल है बॉबी जॉन द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बताएं जो वैल्यूएबल पैरामीटर्स हैं एंड जिनको मेजर करना चाहिए।
तो कौन कौन से वैल्यूएबल पैरामीटर्स है जिनको मेजर करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। इंडिया, देखो उन्होंने सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इंडिया का बोला है वो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और अगर हमको ह्यूमन रिसोर्स को अंडरस्टैंड करना है या उसके पोटेंशियल को समझना है या उसके वेलबींग का हमको काम करना है, तो हमको डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर करने की जरूरत है। जैसे कि बर्थ वेट हो गया, हाइट एंड वेट रेशियो, स्कूल कंप्लीशन रेट and height and weight of a first time pregnant women, most definitely the number of women in the formal workforce। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पैरामीटर्स हैं। वेट एंड हाइट हो गया, अलग अलग स्टेजेस में वेट एंड हाइट को मेजर करना है। स्कूल कंप्लीशन रेट क्या है, हाइट वेट ऑफ अ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन क्या है। इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि क्या कहीं अंडर एज मैरिज ऑफ गर्ल तो नहीं हो रही, किसी लड़की की शादी ऐसे तो नहीं हो रही कि अंडर एज मैरिज हो रही हो, या सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल हर बच्चा कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। गर्ल्स का क्या स्टेटस है स्कूल एजुकेशन में, या कितनी महिलाएं हैं जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट पता चलती हैं। और एक जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी जो हमको चाहिए इस देश में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नियरली 50% जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो विमेन है। अगर 50% रिसोर्स विमेन का है तो क्या आपको नहीं लगता कि इस 50% का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन द इकोनॉमी वो ज़्यादा होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस 50% का जो कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए? सो फॉर दैट थिंग्स ऑथर ने ये सारी चीज़ें या ये सारे पैरामीटर्स बोले कि ये वैल्यूएबल पैरामीटर्स हैं जिनको मेजर करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इन पैरामीटर से ये पता चलता है कि जो स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका क्या महत्व है या क्या कितनी वो कारगर साबित हो रही हैं, ठीक है ना। जेंडर पैरिटी लाने में, वुमेन एम्पावरमेंट करने में, क्या उनको फंक्शनल टॉयलेट, सैनिटरी पैड्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही कि नहीं प्रोवाइड हो रही है। जेंडर डिफरेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया, ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। अब ऑथर ने यहाँ पे बर्थ को पहले उठाया, तो इसमें बर्थ में ऑथर ने उठाया कि नॉट एवरी प्रेगनेंसी एंड्स अप विद अ लाइव बर्थ। हर प्रेगनेंसी लाइव बर्थ के साथ एंड नहीं होती है। अब जो प्रेगनेंसी लाइव बर्थ के साथ एंड नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। याद रखिएगा, स्टिल बर्थ का कंसेप्ट क्या होता है। स्टिल बर्थ, व्हाट इज दिस स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी में या तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या 20 to 28 वीक्स, जो लास्ट के वीक्स चलते हैं, उसमें अगर फीटस की डेथ हो जाती है तो फिर दैट इज नोन एज द स्टिल बर्थ। ओके, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है ना, आइदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और 20 to 28 वीक्स। अब कई लोग, क्या ऑथर ने बोला कि जब प्रॉपर डेटा आपके पास नहीं रहता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो स्टिल बर्थ के केसेस है उसको भी आप किस में काउंट कर लेते हैं, नियोनेटल डेथ में काउंट कर लेते हो। नियोनेटल डेथ मतलब कि जब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के 28 दिनों तक, यानी कि 4 वीक्स का टाइम पीरियड लगता है। 4 वीक्स में अगर डेथ हो जाती है बच्चे की तो वो नियोनेटल डेथ के अंतर्गत आता है। तो ऑथर ने कहा कि डेटा प्रॉपर होना चाहिए एंड एक जो डिजायर्ड प्रेगनेंसी इज टू बी सपोर्टेड बाय फुल्ली फंक्शनल हेल्थ केयर सिस्टम। एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए ताकि जो स्टिल बर्थ के केसेस हैं वो कम से कम हो पाए और विमेन को बचाया जा सके, माओ को बचाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सके, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कंडीशन है कि अंडर एज मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए। अंडर एज मैरिज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अ यंग शॉर्ट एंड अंडर स्कूल्ड वुमेन इज मोर लाइकली टू हैव अ बैड प्रेगनेंसी आउटकम और ए स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड बेबी। तो अगर जो लड़की है उसकी एज कम है, यंग है, अगर उसकी हाइट प्रॉपर नहीं है, जैसे पीछे के जो पैरामीटर्स मैंने बताया, हाइट वेट पैरामीटर्स है, अंडर स्कूल्ड है, तो ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी के आउटकम है वो ज़्यादा, मतलब ऐसे हो सकते हैं कि बैड प्रेगनेंसी आउटकम हो सकता है और स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड बेबी हो सकता है, मतलब बहुत छोटा बेबी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बर्थ वेट इज मच मोर देन अ नंबर। ऑथर ने कहा कि बर्थ वेट जो है वो केवल एक पैरामीटर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स आउटकम टेलिंग हाउ वेल द वुमेन एंड हर फैमिली ईट्स। बर्थ वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिकॉज इट टेल्स हाउ वेल द वुमेन एंड द फैमिली ईट्स, her status among them, and also any particular condition that the individual mother or newborn child has. It helps in tracking the average, therefore author says that कि average birth weight जो है डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में वो रेगुलर बेसिस में आपको टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं तो इससे क्या आपको पता चलता है कि क्या प्रॉपर स्कीम्स फॉलो हो रही हैं या क्या स्टेटस है, महिलाओं का क्या स्टेटस है उस डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर उस सब डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें पता चलती है उससे, ठीक है ना। तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बोली है बात, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट ऑल्सो।
अब आगे ऑथर ने कहा इफ इंडिया इज टू बी ट्रूली टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स लार्ज बर्थ कोहोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड देन द कोरिलेट ऑफ बर्थ वेट एंड 5-year हाइट वेट नीड्स टू बी रिव्यूड। तो ऑथर ने वही कहा है कि अगर आपको प्रॉपर अपने जितने भी बर्थ होते हैं उसमें एक प्रॉपर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, देन यू हैव टू कोरिलेट बर्थ वेट and the 5-year height weight they needs to be reviewed at the highest political level regularly। तो आपको highest political level पे इन सब चीज़ों को मेजर करते रहना पड़ेगा और हाइट वेट ये सारे पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये लेते रहने पड़ेंगे। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चों का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या माएँ जो हैं वो प्रॉपर एज में शादी हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत है। देन ऑथर ने यहाँ पे लर्निंग की बात की कि स्कूलिंग इज अनदर सोशो इकोनॉमिक एंड जेंडर पैरिटी स्प्रिंग बोर्ड इफ स्कूल कंप्लीशन रेट्स शो नो जेंडर रूरल अर्बन और पेरेंटल इनकम डिवाइड्स। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि स्कूलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे भी जेंडर डिवाइड जो है, रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो नहीं आना चाहिए, या हर व्यक्ति को आपको कहना चाहिए कि ये स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। इंडिया में नॉट ओनली ब्रिंग डाउन इट्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियोज बट ऑल्सो इंप्रूव द नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हो तो उससे आप नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स भी डिक्रीज कर सकते हो। एंड अगर आप मैरिज डिले कर रहे हो, थोड़ी सी डिले कर देते हो, मतलब कि प्रॉपर एज होनी चाहिए, डिलेड होनी चाहिए लेकिन इतना भी डिले नहीं, लेकिन प्रॉपर एज होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। एंड प्रॉपर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होनी चाहिए, मतलब कि जब यंग वीमेन चाहे तभी उसकी प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए, जब तभी वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए जब वो चाहे, मतलब इट शुड बी हर ओन चॉइस रादर देन अ फोर्स्ड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑथर ने फाइनली वही चीज़ बोली कि जो पब्लिक हेल्थ होता है, द पब्लिक हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक हेल्थ इस पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देन स्कूल एजुकेशन में आपको जेंडर डिवाइड ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डिफरेंसेस आते हैं, जो रूरल अर्बन डिवाइड है या इनकम डिवाइड है, ये नहीं होने चाहिए। प्लस जो एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, एज ऑफ मैरिज, लड़कों को अगर आपको कंसेंट के बारे में पढ़ाना चाहिए, देन रिप्रोडक्टिव चॉइस, ये सारी चीज़ें ऑथर ने मैटर उठाए हैं। रिप्रोडक्टिव चॉइस, इट इज़ द चॉइस ऑफ द वुमेन टू बी रिप्रोडक्टिव और नॉट, ओके। तो ये आपको ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे उठाई हैं कि अगर इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम एक ज़्यादा अच्छे उसको बना सकते हैं। इन एक्ट ऑफ गॉड कोवर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पे ऑथर ने जो बात उठाई है मैं आपको थोड़ा सा मुद्दा समझाता हूँ। सिंपल सी बात ये हुई है कि जो स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जीएसटी जो कलेक्ट होना चाहिए था वो जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ। जब जीएसटी एक्ट आया था 2017 में तो ये कहा गया था कि 5 सालों तक जो भी जीएसटी में शॉर्टफॉल होगा वो आपको दिया जाएगा। जब सरप्लस आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सरप्लस तो ले लिया, वो सरप्लस नहीं दिया। लेकिन अब जब शॉर्टफॉल आया है, मतलब कि जब कोरोना का टाइम आया और ये सारी चीजें, तो गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये बोल करके कि दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मेजोर, इसको फोर्स मेजोर बोलते हैं, ठीक है ना। वही ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों के अगेंस्ट फोर्स मेजोर का क्लॉज इस्तेमाल कर रही है। गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस फोर्स मेजोर क्लॉज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। जो स्टेट्स हैं वो भी इसी के लोग, लड़के हैं ना, बच्चे हैं। तो अब आप ये बोलते हो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो लेकिन आप स्टेट्स को अपना नहीं मानोगे, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। अब ऑथर ने कहा कि सेंटर इज ऑर्केस्ट्रेटिंग, बेसिकली वो एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रहे हैं। स्टेट्स सेक्रीफाइस देयर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड पावर्स ऑफ टैक्सेशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट्स ने अपनी जो टैक्सेशन की पावर थी वो दे दी सेंटर को। इतने सारे जो टैक्सेस लगते थे उन्होंने लेने से मना कर दिया और उन्होंने सेंटर को पावर दी अंडर द वन नेशन वन टैक्स एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट इन 2017। 2017 में एक स्ट्रोक में उन्होंने वन नेशन वन टैक्स ले लिया। Now Central is orchestrating a charade and raising questions about whether it is legally accountable to pay compensation or not. अब स्टेट्स को जब पैसा देने की बारी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है कि क्या वो लीगली बाउंड है पैसा देने के लिए। अरे आप हालत देखो, आप स्टेट्स को देखो कि ऑलरेडी वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं है। अपने ही लोगों के लिए वो क्या क्या काम करेंगे। कोविड-19 से भी जूझना है, कुछ स्टेट्स में बाढ़ भी आ गई है ना, आसाम हो गया, केरला हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट्स में। अब आप ऐसे स्टेट्स को क्या उनके एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर इनकी हेल्प करने से मना कर दोगे? हो क्या रहा है, इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रास्ते दिए। रास्ते क्या दिए कि आप बोरो कर लो, आप आरबीआई से बोरो कर लो, आप इनसे बोरो कर लो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा देंगे। तो मतलब ये भाव और ये सब मोल भाव वाली चीज क्यों हो रही है, मतलब कि आप अपने लोगों के साथ मोल भाव कर रहे हो, ठीक है ना। सो दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। आपको तो उनकी हेल्प करने के लिए और ज्यादा आगे आना चाहिए था। यू शुड हैव केम अप फ्रंट टू हेल्प देम, है ना। And the constitutional framework
इन द जीएसटी ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट कि आप बेसिकली ये एक्ट ऑफ गॉड तक स्केप क्लॉज है. एक्ट ऑफ गॉड इज एन स्केप क्लॉज. स्टेट्स नेवर एक्सपेक्टेड टू बी डिसअपॉइंटेड सो अर्ली. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लेट देम डाउन बाय थ्रस्टिंग ऑन देम टू ऑप्शंस, बोथ ऑफ विच इन्वॉल्व्स बोरोइंग बाय द स्टेट्स. दो ऑप्शन दिए, दोनों में ही बोरो करने की जरूरत है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जब सरप्लस हुआ था तब तो उन्होंने पैसा ले लिया था स्टेट से, लेकिन जब अब कम हो गया है तो अब वो बिल्कुल हट रहे हैं. ठीक है ना. एंड यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज बताई कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% ग्रांट की बात की थी कि 42% जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो स्टेट्स में जाना चाहिए, तो अगर आप उसको निकालो हिसाब लगा करके, दैट कम्स ओनली 30%. केवल वो 30% ही आता है. दूसरी चीज, जो सेस और सरचार्जेस कलेक्ट होते हैं वो शेयर नहीं किए जाते स्टेट्स के साथ. इसके अलावा जो पेट्रोलियम टैक्स रेवेन्यूज है वो भी केवल 40% ही शेयर किए जा रहे हैं. पहले वो 50% 60% किए जाते थे. तो हर तरफ से स्टेट्स को मारने की काम किया जा रहा है. इट्स अ कोअर्शन नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इट्स अ कोअर्सिव फेडरलिज्म नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू आर्टिकल्स, है ना. आगे मूव करते हैं. मलयालम फिल्म चूजन फॉर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल. तो मलयालम फिल्म है 1956 एंड मलयालम फिल्म 1956 मध्या थिरुविथामकूर विथामकूर सेंट्रल ट्रावनकोर इसको कहेंगे इंग्लिश में. तो 1956 मध्यम विथामकूर सेंट्रल ट्रावनकोर. दिस वाज द मूवी डायरेक्टेड बाय डॉन पेलाथारा की मूवी है. एंड इट हैज बीन चूजन फॉर स्क्रीनिंग एट द 42nd एडिशन ऑफ द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर. तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाया जाएगा. ठीक है ना. एंड द फिल्म इज सेट अराउंड थीम्स ऑफ माइग्रेशन एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जो मूवी है 1956 मध्यम थिरुविथामकूर, इट्स अ मूवी रिगार्डिंग माइग्रेशन एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना. याद रखिएगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इस मूवी में शोकेस किया जाएगा. मॉस्को फिल्म फेस्टिवल देख सकते हो, अच्छी थीम लग रही है. आई विल डेफिनेटली सी दिस मूवी एंड यू शुड ऑल्सो सी दैट. गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट अ 15% स्टेक्स इन हॉल. हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विच इज अ इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी. इंडियन स्पेस ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है. हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. गवर्न अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन प्राइमरली इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस ऑफ एरोस्पेस एंड करेंटली इन्वॉल्व इन द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड असेंबली ऑफ एयरक्राफ्ट, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर्स एंड अदर सेपरेट स्पेयर पार्ट्स. ओके, इन सारी चीजों के अंतर्गत ये काम करते हैं. ठीक है ना. HAL द्वारा HF-24 मारुत बनाया गया था. HAL ने, हॉल ने बनाया था HF-24 मारुत, जो कि फर्स्ट फाइटर बॉम्बर था एंड वाज द फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया. ठीक है ना. हॉल बना था 1940 में, 23 दिसंबर 1940 को बाय वालचंद हीराचंद के नाम से बना था, जो उनके पहले चेयरमैन भी थे. लेकिन 1964 को इसको हॉल नाम दिया गया. अदरवाइज पहले इसका नाम वालचंद हीराचंद ही था. इसको याद रखिएगा. ठीक है ना. अब हॉल में जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो 89.97% है. याद रखिएगा, हॉल में जो ओनरशिप है गवर्नमेंट की वो 89.97% स्टेक्स हैं. एंड पहले 2018 में 10% स्टेक्स ऑलरेडी ये सेल कर चुके हैं. नाउ दे वांट अ फर्दर 5% स्टेक्स टू बी, फर्दर 15% स्टेक्स टू बी वो. ठीक है ना. देखो यहाँ पे लिखा है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू रेज अराउंड 5,000 करोड़ बाय डाइवेस्टिंग अप टू 15% स्टेक्स इन स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. तो अब 15% और डाइवेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और पहले ऑलरेडी इन्होंने 10% किया था. 15% अब और करने की बात की जा रही है. यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस फ्लेज इंडियाज कोल सब्सिडी. यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है, ही हैज क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर सब्सिडाइजिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोटिंग कोल ऑक्शंस. तो सब्सिडाइज करने के लिए फॉसिल फ्यूल को और प्रमोट करने के लिए कोल ऑक्शंस को जो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने इंडिया को फ्ले किया. उन्होंने कहा कि आप ऐसे टाइम में जब क्लीन एनर्जी का और ज़्यादा वो होना चाहिए था, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए था, वैसे में आप कोल एनर्जी को सब्सिडाइज कर रहे हो और इनकी बात कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हो. तो इस कारण से उन्होंने कहा है. लेकिन उन्होंने इंडिया की तारीफ भी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड सोलर बैंक के लिए. वर्ल्ड सोलर बैंक वुड मोबिलाइज 70 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट
in solar projects over the 70 trillion rupees, याद रखिएगा rupees 70 trillion in investment in solar project over the coming decade and commitment of installing 5 lakh megawatt of renewable energy by 2030। तो वर्ल्ड जो सोलर बैंक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, लगभग 70 ट्रिलियन रुपीज इन्वेस्टमेंट करेंगे सोलर प्रोजेक्ट में, जिससे कि 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक आ जाएगी। 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जापान प्राइम मिनिस्टर क्विट साइटिंग हेल्थ रीजंस। तो शिंजो एबे जो है ही सेड ही वोंट बी एबल टू कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सेड दैट ही विल बी रिजाइनिंग सून। इन्होंने अपनी पोजीशन से हट गए अब ये शिंजो एबे, एंड 1 साल बचा हुआ था शिंजो एबे का, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया इन्होंने? तो ही पिच्ड फॉर जापान टू बिकम गार्जियन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। याद रखिएगा जापान को गार्जियन ऑफ द ग्लोबल कॉमन बनाने की बात की थी इन्होंने, गार्जियन ऑफ द ग्लोबल कॉमन, ठीक है ना। देन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो क्लोजली माइंडेड डेमोक्रेसीज थी, जो क्लोज लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज थी, जैसे कि यूएसए थी, इंडिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, इनको मिलाने का काम किया, साउथ कोरिया को मिलाने का काम किया। इन्होंने पैसिफिक रीजन के लिए पिच किया, क्वाड ग्रुप जो है उन्होंने पिच किया था जापान ने। तो यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो था वो क्वाड ग्रुप बनता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, क्वाड ग्रुप नाम से बनाया, जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उनको अच्छा करने का काफ़ी ज़्यादा काम किया, सिविल न्यूक्लियर डील का भी काम किया इन्होंने किया। देन जापान ने चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाए अंडर द शिंजो एबे रूल, और शिंजो एबे के अंतर्गत ही अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम आर्म्ड फोर्सेज टू बी डिप्लॉयड ओवरसीज एंड मिलिट्री फॉर द फर्स्ट टाइम टुक पार्ट इन एक्सरसाइज इन फॉरेन सॉइल। तो इनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो शिंजो एबे के अंतर्गत ही हुए। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द शिंजो एबे एडमिनिस्ट्रेशन। 1 साल पहले वो अपना रिजाइन कर रहे हैं, सो दैट इज अनदर थिंग। आगे मूव करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स टू हैव मोर केरला बार्न आउल्स टू किल रैट्स। अब लक्षद्वीप ने बेसिकली रैट्स को खत्म करने के लिए जो पेस्की रैट्स हैं जो कि वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन को खराब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है बार्न आउल्स का। याद रखिएगा बार्न आउल्स आर यूज देयर, और ये बार्न आउल्स क्या काम करते हैं? बेसिकली दे किल दीज पेस्की रैट्स, इन पेस्की रैट्स को खत्म करने का काम ये बार्न आउल्स करते हैं, एंड दे आर बेसिकली केरला बेस्ड बार्न आउल्स। उनको अब एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लक्षद्वीप यूज करेगा इन द कावरत्ती आइलैंड जो है वहाँ पे बार्न आउल्स का यूज किया जाएगा फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रॉडेंट्स। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रॉडेंट्स के लिए इनका यूज किया जाएगा, सो याद रखिएगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक दैट एज वेल। अपनी तरफ से आप लाइक करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए